Hello students, today I am going to discuss finite state machine, regular expressions and how these two are used in next analysis phase. In this video lecture, I will cover topics finite state machine, regular expressions and next analysis. Let's start with what is finite state machine. A finite state machine or finite state automata is a mathematical model of computation. So this is a mathematical model that is used for computation or calculation purpose. It is an abstract machine that can be exactly one of a finite number of states at any given time. तो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन. एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब होता है कि इस तरह की कोई मशीन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, दिस मशीन एग्जिस्ट ओनली इन थियोरी. ठीक है, और इस मशीन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं. ओके, दीज आर द स्टेट्स. इन स्टेट्स से मिलकर मशीन बनती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट मशीन. और नंबर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन. ओके, जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं उसमें एक स्टेट ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट. ओके, तो इस स्टेट से कंप्यूटेशन स्टार्ट होता है. और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइनल स्टेट्स. ओके, द एफएसएम कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन रेस्पॉन्स टू सम इनपुट. तो इस मशीन में जब कोई इनपुट मिलता है तब स्टेट चेंज होता है. तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चेंज होने का मतलब है कि हमें एक स्टेट पर इनपुट रिसीव हुआ है. ओके, तो जब किसी स्टेट पे कोई इनपुट रिसीव होता है तो वो स्टेट उस इनपुट को प्रोसेस करता है और नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाता है. और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन. द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन. जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे मूव करते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्रांजिशन. ओके, द एफएसएम इज डिफाइंड बाय लिस्ट ऑफ स्टेट्स. जो ऑलरेडी ने बता दिया, एक इनिशियल स्टेट होता है और जो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल स्टेट्स होते हैं. ओके, नाउ जो एफएसएम होता है ये दो प्रकार का होता है. एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एफएसएम और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफएसएम. आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए और एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए. ओके, तो वही दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ए डिटर्मिनिस्टिक एफएसएम कैन बी कंस्ट्रक्टेड इक्विवेलेंट टू एनी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वन. ओके, तो अगर आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उससे आप उसका इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, now this is the formal definition of deterministic finite automata, that is DFA. तो DFA क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स. 5 टपल्स से मिलकर बनता है. ठीक है, पहला है Q. दिस इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स कि उस DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं. ओके, दिस इज योर सिग्मा. दिस इज द सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स. ओके, तो जो स्ट्रिंग इसे प्रोसेस करनी है वो स्ट्रिंग किन सिम्बल से मिलकर बन सकती है. दो सिम्बल्स आर कॉल्ड इनपुट सिम्बल्स. ओके, दिस इज Q इज द इनिशियल स्टेट. और यहीं इसी स्टेट से जो है आपका कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा. समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्ट स्टेट. ओके, देन F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. तो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल स्टेट्स कहलाते हैं. और दिस इज द डेल्टा इज देयर. ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन. ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जब हमें इनपुट रिसीव होता है तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा. तो दिस इज Q इज द करंट स्टेट. दिस इज द इनपुट सिंबल. एंड इस स्टेट पर जब ये इनपुट सिंबल रिसीव होगा तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट. ओके, तो इन 5 टपल से मिलके DFA बनता है. तो DFA इज डिस्क्राइब्ड बाय 5 टपल्स. तो यहाँ पे एक DFA बनाया गया है. दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम. ठीक है, हम डायग्राम के थ्रू इस DFA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये जो स्ट्रिंग, ये जो लैंग्वेज रिसीव कर रहा है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0 ओवर सिग्मा इज 0 1. ओके, तो जो स्ट्रिंग इसको हम देंगे वो किससे बनी होगी, 0 और 1 से मिलके. और वो सारी स्ट्रिंग्स ये एक्सेप्ट करेगा जो एंड होंगी विद 0. ओके, तो इसमें दो स्टेट्स हैं. तो Q जो है आपका 2 हो जाएगा, Q0 एंड Q1. ओके, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स आपके 0 1 हो गए. ठीक है, दिस इज Q0 इज द इनिशियल स्टेट. और ये जो स्टेट है जिसको डबल सर्कल किया गया है, दिस इज योर फाइनल स्टेट. ओके, तो ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो एंड होंगी 0 से और रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा. तो अगर आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटायर स्ट्रिंग, अगर ऑटोमेट जो प्रोसेसिंग एंड हो रही है अगर वो फाइनल स्टेट पे एंड हो रही है, इट मीन्स द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल. ओके, और अगर किसी नॉन फाइनल स्टेट पे एंड हो रही है तो इट इज रिजेक्टेड बाय द ऑटोमेटा. तो आप देख सकते हैं कि ये Q0 पे जब से 1 मिला तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q0 ही है. और Q0 पे जब से 0 देंगे इनपुट तो मूव कर जाएगा Q1 पे. और Q1 पे जब से 0 मिलेगा तो इट रिमेन एट Q1 और 1 मिलने पे ये मूव कर जाएगा Q0 पे. तो दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन इज देयर कि Q0 पे वी रिसीव 1 देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट क्या है,
Q0 ही है, और Q0 पे जब 0 रिसीव करेगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, Q1 होगी। तो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं DFA को। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NDFA। ठीक है, तो NFA जो होता है वो भी सिमिलर टू DFA होता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग फीचर्स, कि नन और एप्सिलॉन मूव्स इज अलाउड। मतलब DFA में एप्सिलॉन मूव्स अलाउड नहीं होते हैं, NFA में वी कैन अलाउ एप्सिलॉन मूव्स। ओके, ठीक है, तो एप्सिलॉन मूव्स का मतलब क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे बिना कोई इनपुट लिए हुए भी नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एप्सिलॉन मूव और नल मूव। ओके, ये DFA में अलाउड नहीं है। एबिलिटी टू ट्रांसमिट टू एनी नंबर ऑफ स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट, एक इनपुट रीड करके हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। ओके, DFA में क्या है कि एक इनपुट रीड करने पे हम कोई एक स्टेट पे जा सकते हैं जो जस्ट उससे अटैच होगा, मगर NFA में क्या है कि हम एक इनपुट रीड करके हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। मतलब कि हम एक इनपुट रीड करके हम एक से अधिक स्टेट्स पर भी जा सकते हैं। ओके, तो सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब सेम रहती हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन में होता है, और ट्रांजिशन फंक्शन चेंज हो जाता है कि करंट स्टेट है, यहाँ पे जो रीड करेगा वो इनपुट सिंबल होगा या एप्सिलॉन अलाउड है इसमें, और नेक्स्ट स्टेट होगा टू द पावर Q होगा। मतलब NFA में आप एक इनपुट सिंबल रीड करके एक से अधिक स्टेट्स पे भी मूव कर सकते हैं, जो कि DFA में अलाउड नहीं है। ओके, तो दिस इज द NFA, आप देख सकते हैं उसी, और लैंग्वेज वही सेम है जो हमने DFA में देखी थी, ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0, और ये NFA है। आप देख सकते हैं Q0 पे अगर आप 0 रीड कर रहे हैं तो Q0 पे जा रहे हैं, और Q0 पे 0 रीड कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो Q0 पे रीड करके आप Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पे भी जा सकते हैं। दिस इज अलाउड इन NFA ओनली, नॉट इन DFA। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA। ओके, नाउ व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है, दे आर यूज टू डिनोट रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का काम क्या है, लैंग्वेज को डिनोट करना, और लैंग्वेज कहलाती है रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके, एंड एक्सप्रेशन इज रेगुलर कब होगी, तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। दिस इज योर फाई इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज फाई। ओके, तो अगर लैंग्वेज में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है फाई, तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ फाई से डिनोट होगा। एप्सिलॉन इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज एप्सिलॉन। अगर कोई लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन है तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ एप्सिलॉन होगा। इफ A बिलोंग्स टू सिग्मा दैट रिप्रेजेंट द इनपुट अल्फाबेट, तो A इज रेगुलर एक्सप्रेशन विद लैंग्वेज A ओनली। तो अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ एक ही सिंबल है A, तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो भी सिर्फ A होगा। ओके, तो दीज आर द थ्री बेसिक फंडामेंटल properties of regular expressions. Now next three are, if A and B are regular expressions, then A plus B is also a regular expression with language AB. तो अगर A और B दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस बी, प्लस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑपरेशन, तो A प्लस बी करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन A यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन B, जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और लैंग्वेज क्या होगी, उसमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन के जो स्ट्रिंग्स होंगे और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के जो स्ट्रिंग्स होंगे उन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। ओके, और इसी तरीके से इफ़ A एंड B आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, देन अगर A और B का कॉन्कैटिनेशन करें, अपेंड करें A अपेंडेड बाई B, तो वो जो एक्सप्रेशन जनरेट होकर आएगा वो भी आपका रेगुलर होगा। सेम वे अगर हम क्लोजर निकालना है, इफ A इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन द क्लोजर ऑफ A, ओके, एस्ट्रिक्स में क्या होता है, 0 to more टाइम्स एनी नंबर। ओके, तो A एस्ट्रिक्स इज ऑल्सो रेगुलर होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। और रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज रेगुलर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ओके, अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसको करस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हम जनरेट कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन जिस लैंग्वेज को डिनोट करेगा वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। ओके, तो जो DFA होता है जो हमने अभी प्रीवियसली देखा स्लाइड्स में, तो DFA जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए करते हैं। तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर DFA एग्जिस्ट कर रहा है तो वो DFA जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। ओके, ठीक है।
Now these are the some examples of regular expressions and regular languages. जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0 + 1 0 एस्टिक्स, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, तो 0 प्लस इज यूनियन और लैंग्वेज 1 0 क्लोजर है, क्लोजर मतलब 0 टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो इसमें या तो 0 होगा या ऑल द स्ट्रिंग्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो 0 है या ये एक्सप्रेशन होगा, तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स को हम 0 रखेंगे, दिस बिकम्स ओनली 1. यहाँ पे पावर 1 करेंगे, दिस बिकम्स 1 0. अगर पावर 2 करेंगे, दिस बिकम 1 0 0. ओके, तो दिस इज द वे यू कैन सी दिस. इफ यू सी दिस 1 1 1 का होल एस्ट्रिक्स है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी क्यों है कि एस्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स का मतलब 0 टू एनी नंबर होता है. तो एस्ट्रिक्स अगर 0 रखेंगे तो दिस बिकम्स एप्सिलॉन. ओके, और 1 रखेंगे, दिस बिकम्स 1 1. 2 रखेंगे, दिस बिकम्स 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन. दिस इज ए, तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. और इस रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग जो ये सेट बन के आ रहा है, दिस सेट इज द रेगुलर लैंग्वेज. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लेक्सिकल एनालिसिस फेज. तो लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर. जो हमने देखा था फेज ऑफ कंपाइलर, तो उसमें जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है वो पहला फेज होता है और इसको हम स्कैनर भी कहते हैं. ओके, इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम इनटू ए सीक्वेंस ऑफ टोकन्स. तो ये इनपुट लेता है आपका प्रोग्राम को जो लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और उस प्रोग्राम को तोड़ देता है इन ए सीक्वेंस ऑफ टोकन्स. यानी प्रोग्राम को डिवाइड करना है, तोड़ना है उसे टोकन्स में. ओके, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं. ओके, दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर. ये इनपुट ले रहा है, मतलब इस इनपुट को आपका हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है. ठीक है ना, और जैसे ही इसे टोकन मिलता है ये पास ऑन कर देता है नेक्स्ट फेज को. और नेक्स्ट फेज कौन सा है आपका, सिंटैक्स एनालाइजर फेज. ओके, तो दिस फेज टेक्स इनपुट द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ब्रेक्स इनटू ए कलेक्शन ऑफ टोकन्स एंड दीज tokens are passed on to the next phase, syntax analyzer phase. Okay, the next analysis can be implemented with the deterministic finite automata. Okay, तो जो नेक्स्ट एनालिसिस फेज है, जब उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम DFA यूज़ करते हैं. तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA को यूज़ करके हम नेक्स्ट एनालाइजर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द वे कि अभी हमें जो पीछे देखा था रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेजेज एंड FSM, वो इसलिए देखा था क्योंकि नेक्स्ट एनालाइजर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, DFA चाहिए. ओके, और DFA जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग वी कैन राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस. ओके, तो फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेक्स्ट एनालाइजर वी हैव द नॉलेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, ओके, रेगुलर लैंग्वेजेज एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. नाउ अब नेक्स्ट एनालिसिस फेज करता क्या, हाई लेवल लैंग्वेज को ब्रेक करता है सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में. तो टोकन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए यूनिट इन द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कनेक्शन एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कई कैरेक्टर्स को मिला के एक जो वर्ड बनता है उसको अगर हम एक यूनिट माने और उसका कोई मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको हम कहेंगे टोकन. उसके करस्पॉन्डिंग हम एक टोकन जनरेट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखें जो कीवर्ड्स होते हैं, फॉर, वाइल, इफ, ब्रेक, कंटिन्यू एक्सेट्रा, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इन सब का एक प्री डिफाइंड मीनिंग होती है लैंग्वेज में. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, आपके टोकन्स हैं. ओके, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम जो होते हैं, फंक्शंस के नेम्स होते हैं, उनका एक मीनिंग होता है. ओके, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोकन्स. जितने भी ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, प्लस प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी हैं चाहे बाइनरी हैं, हर ऑपरेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. तो ऑल दी ऑपरेटर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज टोकन्स. जितने भी सेपरेटर्स होते हैं, जैसे कॉमा है, सेमी कॉलन है, एक्सेट्रा, ये सारे का भी मीनिंग होता है. ओके, कॉमा क्या होता है, सेपरेशन में यूज होता है सी लैंग्वेज में. सेमी कॉलन क्या होता है, दिस इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो हर एक जो सेपरेटर्स हैं उनका कुछ ना कुछ लैंग्वेज में मीनिंग होता है. तो दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज टोकन्स. ओके, नाउ लेक्सिम क्या होती है, the sequence of characters matched by a pattern to form the corresponding token or sequence of input characters that comprises a single token is called a lexeme. Okay, तो लेक्सिम क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वो जिसका कि कोई मीनिंग हो. ओके, जैसे हम लिखते हैं फ्लोट, FLOT, तो इसका एक मीनिंग है, लैंग्वेज में फ्लोट का मतलब होता है.
हमें लिखा एब्सोल्यूट डैश जीरो डैश केल्विन, दिस इज एन आइडेंटिफायर, इट इज अ नेम ऑफ ए वेरिएबल। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर नेक्जीम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगा, टोकन जनरेट होगा। ये क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगा, टोकन जनरेट होगा, ठीक है। दिस इज ए नंबर है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी टोकन जनरेट होगा। ओके, तो नेक्जीम्स क्या होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो किसी टोकन के पैटर्न से मैच कर जाएं, उन्हें नेक्जीम्स कहते हैं, और उन नेक्जीम्स के करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होता है, टोकन जनरेट होता है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये सी का प्रोग्राम है, इंट मेन, ये देन इसे ओपनिंग ब्रेस है, दिस इज द कमेंट है, 2 वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इंट ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल्स दिए हैं, सेमी कॉलन है, ए इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन है, रिटर्न 0 सेमी कॉलन, दिस इज द क्लोजिंग ब्रेस है। ये एक छोटा सी प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम पार्सर को इनपुट दिया जाए, ठीक है, तो पार्सर इसमें से कितने टोकन्स निकालेगा, मतलब इस पूरे प्रोग्राम में कितने टोकन्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं INT, ठीक है, तो ये एक नेक्जीम है INT, क्योंकि इस INT का एक मीनिंग है, ठीक है, तो इससे करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट होगा, तो INT के करस्पॉन्डिंग एक टोकन होगा। MAIN मेन, ओके, तो मेन भी एक मीनिंग है, इसका एक फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम में होना ही होना है, तभी आपका प्रोग्राम रन करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। ओपनिंग ब्रेस, इससे करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा, क्योंकि ओपनिंग ब्रेस का भी एक मीनिंग होता है। क्लोजिंग ब्रेस, इसके लिए भी एक टोकन जनरेट होगा। फिर ये वाला जो ओपनिंग ब्रेस है, इससे करस्पॉन्डिंग भी एक टोकन जनरेट होगा। ये कमेंट है, तो हम जानते हैं जो कमेंट होते हैं उनको जो होता है कंपाइलर प्रोसेस नहीं करता है, तो ये जो कमेंट लाइन है इसको नेक्स्ट एनालाइजर स्किप कर देगा, ठीक है ना, ये कमेंट है, सीधे आ जाएगा इंट पे, तो इस इंट के करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट होगा। ए क्या है, वेरिएबल है, बी क्या है, वेरिएबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी ए और बी के करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। कॉमा क्या है, सेपरेटर है, तो इस कॉमा के करस्पॉन्डिंग भी एक टोकन जनरेट होगा। सेमी कॉलन भी क्या है, सेपरेटर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है। फिर ए क्या है, वेरिएबल है, इससे करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है, इससे करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट होगा। 10 क्या है, एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। सेमी कॉलन के करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। रिटर्न क्या है, कीवर्ड है, इससे करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। 0 क्या है, कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग टोकन जनरेट होगा। इस सेमी कॉलन और इस क्लोजिंग ब्रेस के करस्पॉन्डिंग भी टोकन जनरेट होगा। तो ये टोटल 18 टोकन जनरेट हो रहे हैं। तो इस छोटे से एक प्रोग्राम में को जब हम प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट एनालिसिस फेज को, तो वो इस पूरे प्रोग्राम को 18 टोकन्स में तोड़ देगा, और ये सारे टोकन्स पास ऑन किए जाएंगे, जो नेक्स्ट फेज होगा सिंटेक्स एनालाइजिंग फेज में। ओके, नाउ हमने आपको बताया कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और रेगुलर जो DFA होता है उसका यूज़ होता है लेक्सिकल एनालाइजर को बनाने में। तो कैसे यूज़ करते हैं, सपोज करिए कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ओके, दिस इज रिलेशन ऑपरेटर, REN रिलेशनल OP ऑपरेटर, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है और डिराइव कर रहा है लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ये सी में नहीं होता, ये पास्कल के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग DFA बन सकता है, ठीक है, तो ये उसका DFA बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट सिंबल है, ठीक है, हमें सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना, ये एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कुछ भी होगा उससे हमें रिजेक्ट करना है। तो लेस देन मिला तो हम नेक्स्ट फेज पे पहुंच गए, हम इसको चेक कर रहे हैं। फिर इक्वल टू मिला तो हमने देखा कि लेस देन इक्वल टू मैच कर जा रहा है, और फिर जाके हम यहाँ पर स्टॉप कर जाते हैं। ओके, तो हमने क्या मिला, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर हमें फाइंड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस लेस देन इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हम एक टोकन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न RENOP LE, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आके ये स्टेट पे आएंगे तो ये स्टेट क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक टोकन जिसका नाम होगा RENOP, और ये उसकी एट्रीब्यूट है लेस देन इक्वल टू। ओके, ठीक है, तो टोकन जो होते हैं उनकी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, लेस देन पे यहाँ पे आया और जैसे ही इसे ग्रेटर देन मिला तो इधर मूव कर गया, तो ये वाला ऑपरेटर मिल गया, तो रिटर्न करेगा रिलेशन ऑपरेटर और ये NE नॉट इक्वल टू। ओके, लेस देन मिला और उसके बाद ना इक्वल मिला ना ग्रेटर देन मिला, तो क्या करेगा, रिटर्न लेस देन। अगर पहला ही सिंबल उसे इक्वल टू मिला तो रिटर्न कर देगा इक्वल टू, अगर उसे ग्रेटर देन मिला इधर मूव कर जाएगा, अगर उसे ग्रेटर देन के बाद इक्वल मिल रहा है तो रिटर्न करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो रिटर्न करेगा ग्रेटर देन।
तो ये जो ऑटोमेटा बनी है, जो ट्रांजिशन डायग्राम है, दिस इज फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस वन। ओके, तो इसी तरीके से जो जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके करस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम डीएफए बनाते हैं। और ये जो डीएफए होता है, दिस इज योर लेक्सिकल एनालाइजर। ये डीएफए के थ्रू ही लेक्सिकल एनालाइजर आपके जो इनपुट प्रोग्राम है उसको टोकन्स में डिवाइड करता है। ओके, तो फॉर कंस्ट्रक्टिंग लेक्सिकल एनालाइजर वी नीड डीएफए। ओके, हमें डीएफए बनाना होता है, और डीएफए है तो डीएफए जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो लैंग्वेज कहलाती है रेगुलर लैंग्वेज। और लैंग्वेज अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज द लेक्सिकल एनालिसिस and how we can construct lexical analyzer. So we have seen what we have seen in this video lecture. What is FSM? Okay, finite state machine or finite state automata. ठीक है, there are types, deterministic and non-deterministic. What is regular expression and what is regular languages? Okay, what is lexical analysis phase? How it divides into token, and we have seen one example. Okay, this one. So hope you have understood all these things. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.